नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम ह्यूमन सेटलमेंट मानव बस्तियाँ इसका क्विक रिवीजन करेंगे कि कहाँ कहाँ से कौन से जो आपके क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए क्विकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ह्यूमन सेटलमेंट क्या होती है। तो ह्यूमन सेटलमेंट के लिए आप यहाँ पर ये एग्जांपल देंगे कि ह्यूमन सेटलमेंट एक क्लस्टर होता है ह्यूमंस बीइंग्स का, जहाँ पर वो रहते हैं, जिसके अंदर हाउसेज होते हैं, ठीक है, अदर स्ट्रक्चर हो सकते हैं, इसके अलावा उसमें थोड़ा बहुत कमांड एरिया हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला सारा आप इसमें लिखेंगे। इसके अलावा देन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो ह्यूमन सेटलमेंट होते हैं उसको आप क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। तो ह्यूमन सेटलमेंट साइज़ के अनुसार और टाइप्स के अनुसार वेरी करती हैं, एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। इसमें सबसे छोटी बस्ती हैमलेट और सबसे बड़ी बस्ती को मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाता है। हालांकि इससे आगे मेगा सिटी होती हैं, तो वो आप बताएंगे। तो हैमलेट सबसे छोटी बस्ती है, ये ध्यान रखेंगे। छोटे गांव का भी एक छोटा रूप होता है। देन आप बताएंगे यहाँ पर कि जो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो ह्यूमन सेटलमेंट होती हैं इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या सोशल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है इकोलॉजी के अनुसार या टेक्नोलॉजी के अनुसार। जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता जाता है तो इसमें चेंजेस आते हैं। सेटलमेंट जो है वो एक छोटे से छोटे गांव के रूप में हो सकती है, जो एक स्पार्सली यानी दूर कहीं स्कैटर्ड एरिया में बसा हुआ गांव हो सकता है, जैसे हैमलेट, और वो एक लार्जेस्ट या क्लोजली स्पेस्ड सेटलमेंट हो सकती है, जैसे जो सिटीज़ या मेट्रो सिटी होती हैं, ठीक है। तो ये आप इसमें बताएंगे। देन आपसे कई बार पूछा जाता है कि जो विलेजेस होते हैं उनके अंदर जो मेन एक्टिविटी क्या होती है। जो रूरल सेटलमेंट है तो रूरल सेटलमेंट के अंदर प्राइमरी एक्टिविटी मेन एक्टिविटी रहती है और इसके अंतर्गत भी एग्रीकल्चर जो है मुख्य भूमिका निभाती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। जबकि जो लार्ज सेटलमेंट होती हैं जिनको हम खासकर अर्बन सेटलमेंट कहते हैं, अर्बन सेटलमेंट के अंदर जो एक्टिविटी होती है वो सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़ मुख्य भूमिका निभाती हैं, यानी द्वितीयक और तृतीय क्रियाकलाप इसमें मुख्य रूप से किए जाते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो रूरल सेटलमेंट हैं और अर्बन सेटलमेंट है, यानी ग्रामीण बस्तियाँ और नगरीय बस्तियाँ हैं, उनमें अंतर बताइए। तो वो अंतर आप यहाँ से बताएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप रखेंगे। तो इसमें आप पूरे बड़ा पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनको शॉर्टली पहले पूरे पैराग्राफ को पढ़िए और फिर इसको पॉइंट वाइज लिखिए। जैसे नंबर 1, जो रूरल सेटलमेंट होते हैं इनके अंदर प्राइमरी एक्टिविटी की जाती हैं, जो अर्बन सेटलमेंट होती हैं इनके अंदर सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, यानी इसमें मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स को बनाना है ये सब है। इसके अलावा इसमें सर्विस सेक्टर मेन भूमिका निभाता है। तो एक अंतर तो ये हो जाएगा। इसके अलावा आप दूसरा इसमें अंतर ये बता सकते हैं, जो अर्बन सेटलमेंट होती हैं वो एक नोड बिंदु के रूप में इकोनॉमिक ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग का गुड्स का निर्माण होता है और वो सभी प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ये बता सकते हैं। साथ ही साथ ये कहेंगे कि जो अर्बन सेटलमेंट होती हैं वो ट्रांसपोर्ट का और कम्युनिकेशन का भी एक ज़बरदस्त नेटवर्क प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट में एक डिफरेंस आप बता सकते हैं टर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप के आधार पर, यानी पारिवारिक जो सामाजिक रिश्ते हैं उनके आधार पर। तो जो रूरल सेटलमेंट होती हैं इनके अंदर सामाजिक रिश्ते जो हैं सघन मिलते हैं, अर्बन सेटलमेंट के अंदर ये फॉर्मल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एटीट्यूड के आधार पर या आउटलुक के आधार पर, यानी उनकी जीवन शैली के आधार पर भी डिफरेंस आप देखेंगे। जो रूरल सेटलमेंट होती हैं इनके जो लोग होते हैं वो कम मोबाइल, यानी उनमें वो ज़्यादा गतिशील नहीं होते हैं, सीधा साधा जीवन होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ वो करते हैं, लेकिन उनके सोशल रिलेशनशिप काफ़ी गहरे होते हैं, ठीक है। इसके विपरीत जो अर्बन सेटलमेंट होती हैं इनके अंदर जो सोशल रिलेशनशिप है वो गहरे नहीं होते हैं, वो जस्ट उनकी लाइफ बड़ी ही कॉम्प्लेक्स होती है, फास्ट होती है और सोशल रिलेशनशिप वो फॉर्मल होते हैं।
तो ये दोनों डिफरेंस आप इसमें से बताएंगे, ठीक है। तो ये आप इसमें डिफरेंस मेनली बताइए, तो ये आपसे पूछा जाएगा। देन आपसे पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, यानी पहले रूरल सेटलमेंट की टाइप्स आपसे पूछी जाती हैं। तो इसमें आप बताएंगे, ये पैराग्राफ पढ़ लीजिए, इसके आधार पर आप बता सकते हैं कि उसमें क्या क्या आपसे पूछा जाता है। जैसे आप इसमें बताएंगे कि जो रूरल सेटलमेंट होती हैं ये अगर प्लेन एरिया है, तो जैसे नॉर्दर्न प्लेन है, तो प्लेन एरिया में है तो वहाँ पर क्लस्टर्ड विलेज आपको मिलेंगे, यानी गुंछित गांव वहाँ पर मिलेंगे। यदि वो हिली एरिया है तो वहाँ पर आपको जो है वो डिस्पर्स सेटलमेंट के रूप में या आइसोलेटेड सेटलमेंट के रूप में वो आपको मिलेंगे, एकांकी बस्तियों के रूप में। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ एक फैक्टर्स भी बताए गए हैं जो कभी कभी पेपर में पूछेगा कि कौन से फैक्टर हैं जो किसी सेटलमेंट को जो रूरल सेटलमेंट है उनको उनके टाइप्स को डिफाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वो कंडीशन और फैक्टर्स क्या हैं? नंबर 1 फिजिकल फीचर्स, जैसे नेचर ऑफ टेरेंस, यानी वहाँ का धरातल का स्वरूप कैसा है, वहाँ पर ऊंचाई कैसी है, अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, और वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की कैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो ये तो फिजिकल फीचर्स के अंदर आप 4 हेडिंग्स डाल के इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर्स, यानी सामाजिक और जो एथनिक फैक्टर होते हैं जीवन से रिलेटेड, यानी जातीयता से आधारित, तो उसमें सोशल स्ट्रक्चर आ जाएगा, कास्ट हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, तो ये है। दैन तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा सिक्योरिटी फैक्टर, जिसके अंतर्गत डिफेंस यानी रक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, थेफ्ट के अगेंस्ट और रॉबरीज के अगेंस्ट, तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इन आधार पर यदि हम देखें तो रूरल सेटलमेंट को, ग्रामीण बस्तियों को हम 4 टाइप्स में बांट सकते हैं, 4 टाइप्स में। नंबर 1 होंगी क्लस्टर्ड सेटलमेंट, जिनको एग्लोमेटेड या न्यूक्लियर्ड सेटलमेंट भी आप कह सकते हैं। ये तीनों इसके नाम ही हैं, ठीक है, आप तीनों नाम इसके रखिए। देन है सेमी क्लस्टर, यानी अर्धगुंछित बस्तियाँ या फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट भी इनको बोल देते हैं। देन होती है हैमलेट सेटलमेंट, और चौथी होती है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट या आइसोलेटेड सेटलमेंट्स। तो इनमें से जो है मेन तो रहेंगी आपकी, ये हो जाएंगी क्लस्टर सेटलमेंट, ठीक है, और डिस्पर्स सेटलमेंट। बिल्कुल सब 2 मेन कैटेगरी तो ये हो जाएंगी, बाकी की इन्हीं से रिलेटेड हैं ये, ठीक है। तो आप चारों को ब्रीफ करके लिखेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्लस्टर सेटलमेंट क्या होती हैं, यानी गुंछित बस्तियाँ क्या होती हैं। तो गुंछित बस्तियों को क्लस्टर सेटलमेंट आप कह सकते हैं, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कह सकते हैं, क्लोजली बिल्ट अप एरिया ऑफ हाउस इसमें मिलता है, ये आप डिफाइन करेंगे। इसके अलावा इनमें जो होता है इनके खेत इनके चारों ओर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनका पशुचारण का एरिया इनके चारों ओर हो सकता है, ठीक है। टिपिकली रूप से ये ज़्यादातर प्लेन एरिया में मिलती हैं, और ये ज़्यादातर लोग खेती करते हैं, ठीक है। तो इनमें जो अगर हम बात करें बस्तियों के पैटर्न की, तो रेक्टेंगल सेटलमेंट, रेडियल, लाइनर यानी रेखीय बस्ती, इसके अलावा वृत्ताकार या आयताकार बस्तियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। और ये बस्तियां ज़्यादातर एलुवियल प्लेन के अंदर होती हैं, जैसे भारत का जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है उसमें, या नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं जिनमें प्लेन एरिया, वहाँ पर इस प्रकार की बस्तियाँ मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ एक एरिया जैसे भारत के बीच में है बुंदेलखंड रीजन, इसके अलावा सेंट्रल इंडिया, नागालैंड, इनमें भी इस टाइप्स की बस्तियां कभी कभी सिक्योरिटी या डिफेंस के कारण ऐसी बस्तियां कॉम्पैक्ट सेटलमेंट मिलती हैं। राजस्थान के अंदर भी जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी होती है वहां पर इस प्रकार की कॉम्पैक्ट सेटलमेंट मिलती हैं, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पर जो वाटर है वो इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। देन आती है सेकेंड टाइप्स की, जो होती है वो है सेमी क्लस्टर सेटलमेंट, यानी अर्धकुंठित बस्तियाँ, यानी इसमें कुछ एक एरिया ऐसा होगा जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट की तरह दिखाई देगा, कुछ एक एरिया ऐसा होगा जहाँ पर जो सेटलमेंट हैं वो सेमी क्लस्टर या फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट के रूप में हमें दिखाई देंगी, ठीक है। तो इस टाइप्स के जो बड़े विलेज होते हैं उनके बाहर का कुछ हिस्सा ऐसा बन जाता है कि जो दूर से
ये जब हम उसको देखेंगे तो हमें वो ऐसा लगेगा जैसे वो अर्धगुंछित टाइप्स की बस्ती है। तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आता। तो इस टाइप्स की जो बस्तियां हैं वो कहीं कहीं हमें गुजरात में और राजस्थान में देखने को मिलती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका इसमें रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हैमलेट सेटलमेंट। तो हैमलेट सेटलमेंट ये बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, और जो सेंटेंस आपसे पूछा जाएगा वो बता देता हूँ, वो ये वाला पूछेगा कि हैमलेट सेटलमेंट को किन किन अलग अलग लोकल नामों से जाना जाता है। उनको पन्ना कहते हैं, पारा कहते हैं, पाली कहते हैं, नगला कहते हैं, ढाणी कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटे गाँव को ऐसा बोला जाता है। ठीक है, पन्ना, पारा, पाली, नगला, ढाणी, तो ये सब हैमलेट सेटलमेंट के अदर नेम हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल ही छोटी बस्तियाँ होती जिसमें कुछ एक घर होते हैं। ठीक है, और उनके अंदर क्या होता है कि जो एथनिक फैक्टर है, जातीयता की भावना है, और सोशल जो बिहेवियर है उनका, वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होता है। और इस टाइप्स की जो बस्तियां मिलती हैं हैमलेट सेटलमेंट, वो लोअर गंगेटिक प्लेन में या मिडिल गंगेटिक प्लेन में, यानी उत्तर प्रदेश के आधे से पूर्व की ओर ये बस्तियां ज़्यादा मिलती हैं। छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में, ठीक है, इस टाइप्स की बस्ती मिलती है, और हिमालय की जो निचली घाटियां हैं उसमें इस टाइप्स की हैमलेट सेटलमेंट मिलती हैं। तो ये पैराग्राफ में से आप ये वाला हिस्सा कवर कर लेंगे। देन है डिस्पर्ड सेटलमेंट, यानी जिनको हम आइसोलेटेड सेटलमेंट बोलते हैं, एक आध की बस्तियाँ। तो ये बस्तियाँ वहाँ पर मिलेंगी जो ज़्यादातर ऐसे हिली एरिया होंगे या ऐसे पठारी एरिया होंगे। तो उन ऊंचे भागों में इस टाइप्स की बस्तियाँ मिलती हैं, या कहीं कहीं पर इनमें जैसे हट्स होती हैं, झोपड़ियाँ होती हैं, या ये रिमोट जो जंगल के एरिया होते हैं या स्मॉल हिल्स होती हैं, उनमें इस टाइप्स की बस्तियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, और यदि एरिया की बात करें जो आपके बुक में दिया गया, तो उसमें अगर आप बताना चाहें तो आप बताएंगे किस टाइप्स की बस्तियां मेघालय में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, केरला में, इन सब एरिया में ये बस्तियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे अर्बन सेटलमेंट। तो ग्रामीण बस्तियों में जो इम्पोर्टेंट रहती हैं, तो वो आप बताएंगे ग्रामीण सेटलमेंट की फीचर्स। जैसे आपने देख ली उसमें जो प्लेन एरिया में मिलेंगी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होती हैं, कहीं कहीं पर हैमलेट सेटलमेंट होती हैं, कहीं कहीं पर वो फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट होती हैं जिनको हम अर्धगुंछित बस्तियाँ कहते हैं। ग्रामीण एरिया में प्राइमरी एक्टिविटी मेन होती है, इसके अलावा उनके जो एथनिक संबंध होते हैं, सोशल संबंध होते हैं, वो ज़्यादा प्रगाढ़ होते हैं, यानी गहरे होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अर्बन सेटलमेंट की। तो अर्बन सेटलमेंट जो होती हैं ये शहरी बस्तियां होती हैं। ठीक है, तो नॉर्मली देखा जाएगा तो ये कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होती हैं और एरिया में लार्ज होती हैं। तो दो मेन फीचर्स तो आपकी ये हो जाएंगी कि अर्बन सेटलमेंट सामूहिक होती हैं और बड़ी होती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यदि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी देखेंगे तो इसके अंदर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती हैं। आर्थिक रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन अगर हम इनके देखेंगे तो मेन काम इनका जो होगा वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती हैं, जिसमें से गुड्स का निर्माण या गुड्स का एक्सचेंज होगा। ठीक है, इसके अलावा सर्विस सेक्टर इसके अंदर मेनली इसमें इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। और ज़्यादातर टाउन्स के अंदर मार्केट होती है, तो ये आप बता सकते हैं। ठीक, तो ये आपके लिए मेन इसमें एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो देन आपका यहाँ पर दिया जाता है भारत। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि भारत में इवोल्यूशन ऑफ द टाउन्स इन इंडिया, भारत में जो नगरों का उद्ध विकास है यानी उनका इतिहास है वो क्या रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका पेपर में 5 नंबर का आता है। तो इसमें सबसे पहले आप थोड़ा सा बताएंगे अर्बन सेटलमेंट की डेफिनेशन दीजिए, 1-2 सेंटेंस में उसकी मेन फीचर्स बताइए कि ये कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होती हैं, इनके अंदर सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी होती हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होता है और सर्विस सेक्टर इसमें इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। देन आप बता दीजिए कि जो थोड़ी हिस्ट्री बताइए कि भारत में एनिशियंट जो सिविलाइजेशन रही है जिसको हम सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं, उसके अंदर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, तो इस प्रकार के बहुत सारे जो सिटीज़ हैं वो डेवलप हुई थी, जिनमें से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये तो सबसे फेमस थी। तो वो आपके यहाँ पर सिलेबस में दी भी गई हैं, इनको भी आप रखिए। और यहाँ से लेकर और आज तक भारत में बहुत सारे टाइप्स के जो
शहर हैं उनका विकास हुआ है, जिसमें अलग अलग टाइम में अप एंड डाउन्स आते रहे हैं। कुछ एक जो हमारे शहर हैं वो यूरोपियन टाइम में डेवलप हुए, जब भारत जो है ऐसा दौर था कि ब्रिटिश ने यहाँ पर थोड़ा रूल किया। इसके अलावा हम भारत में जो सिटीज़ हैं इनको यदि उनके एवोल्यूशन यानी उनके उद विकास के पीरियड के आधार पर, यानी उनके काल के आधार पर कि वो कब कब विकसित हुए, तो उसके आधार पर हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं 4 मुख्य भागों में। नंबर 1 एनिशिएंट टाउन यानी ऐतिहासिक नगर, दूसरे मेडाइवल टाउन यानी मध्यकालीन नगर, और तीसरे होते हैं मॉडर्न टाउन यानी आधुनिक नगर। तो इसके आधार पर आप ये हेडिंग डाल देंगे और इनको एक्सप्लेन करेंगे। और एक बात और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछे जाएंगे कि ये नीचे नगर दे दिया जाएगा और क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा मिडाइवल एज का है, कौन सा एनिशिएंट एज का है। तो इसलिए आप इस पॉइंट को बिल्कुल ब्रीफली ध्यान रखेंगे कि कोई मिस्टेक आपसे जो छोटे क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में आएंगे उनमें गलती ना हो। तो सबसे पहले एनिशिएंट टाउन जो ऐतिहासिक नगर हैं वे कौन से हैं? तो वे नगर जिनकी हिस्ट्री 2000 वर्ष से पुरानी है, जिनको हम हिस्टोरिकल टाउन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट तो ये हो गया कि वे टाउन जिनका इतिहास 2000 सालों से भी ज़्यादा पुराना है। और ये ज़्यादातर जो टाउन है ये या तो रिलीजियस टाउन रहे हैं या ये कल्चरल सेंटर रहे हैं, सांस्कृतिक केंद्र रहे हैं। ओके, तो ये इनकी सेकंड फीचर हो जाएगी। देन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि वाराणसी इज़ द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टाउन अमोंग दिस। इनमें से वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बहुत बार पेपर में ये पूछा जाता है। इसके अलावा प्रयाग, जिसको आजकल प्रयागराज कहते हैं, बीच में इसका कुछ दौर ऐसा भी रहा कि इसका नाम इलाहाबाद रख दिया गया था। इसके अलावा पाटलिपुत्र, जो आज पटना है, बिहार की राजधानी है पाटलिपुत्र। ठीक है, पटना बिहार की राजधानी पटना, गंगा नदी के किनारे। ये भी प्रयाग भी गंगा के किनारे, वाराणसी भी गंगा के किनारे, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा साउथ इंडिया का एक शहर है जो तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है ये नगर मदुरई, ये भी उसी दौर का नगर है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर इस पैराग्राफ में एनिशिएंट टाउन के आपको 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये ज़रूर आपको पेपर में मिलने वाले हैं। नंबर 1 वाराणसी, प्रयागराज, पटना और मदुरई। ठीक है, तो ये एनिशिएंट टाउन है जिनका इतिहास 2000 सालों से भी पुराना रहा है। देन बात करते हैं मिडाइवल टाउन्स की, यानी मध्यवर्ती नगर, जो लगभग भारत में ऐसे लगभग 100 के आसपास टाउन रहे हैं जो मध्यकाल के नगर रहे हैं, जो ज़्यादातर किसी न किसी किंगडम के जो राजा होते थे उनकी जो कैपिटल हैं वो रहे हैं, या उनके हेडक्वार्टर के रूप में ये रहे हैं। तो ये एक विशेषता हो जाएगी इनकी। दूसरा क्या है कि ये ज़्यादातर नगर फोर्ट टाउन है। फोर्ट टाउन, कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेगा कि फोर्ट टाउन क्या होते हैं। फोर्ट का मतलब होता है किला। तो ये ज़्यादातर नगर वे नगर हैं जिनके बीच में कोई ना कोई राजा का किला होता था, उसके चारों ओर ये नगर डेवलप हुए हैं। तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट टाउन है, जैसे दिल्ली, यहाँ पर रेड फोर्ट है, हैदराबाद यहाँ पर चार मीनार है, जयपुर यहाँ पर आमेर फोर्ट है, लखनऊ जो ये नवाबों का शहर कहलाता है, आगरा यहाँ पर ताजमहल है, और इसके अलावा आगरा में लाल किला भी, आगरा फोर्ट। इसके अलावा नागपुर, ये महाराष्ट्र में। तो ये सब जो हैं मिडाइवल एज के टाउन रहे हैं, मध्यकाल के नगर रहे हैं। ध्यान रखेंगे। अब क्या करेगा, एमसीक्यू जब बनेगा तो इन टाउन के साथ कोई ना कोई एक टाउन यहाँ से दिया जाएगा। तो याद रखिए, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर, ये सब मध्यकालीन नगर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं मॉडर्न टाउन। तो मॉडर्न टाउन वे टाउन है जो ब्रिटिश काल के दौरान या यूरोपियन जो दौर रहा, पीरियड रहा, उसके अंदर इन टाउन्स को डेवलप किया गया था। और इन टाउन्स को डेवलप किया गया था ट्रेड के लिए, ठीक है, या उनको डेवलप किया गया था एक नोड बिंदु के रूप में, प्रिंसिपल नोड्स के रूप में, यानी वो व्यापार का एक केंद्र बन जाए। तो उन्होंने अपने उद्देश्य के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर का एक ही एम था
कि वो भारत में ट्रेड करने के लिए आए थे 1600 ईस्वी में, और बाद में सन 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद धीरे धीरे उन्होंने यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो अडेप्टेशन है वो करना शुरू कर दिया। तो इस काल के जो प्रसिद्ध नगर हैं उनमें सूरत ये गुजरात में है, दमन दीव आपने यूटी के रूप में है, ठीक है, गुजरात के और महाराष्ट्र के बीच में है ये, ठीक है। और गोवा जो पुर्तगाल का कब्जा रहा, भारत का सबसे छोटा राज्य भी है। पुदुचेरी ये भी भारत की यूटी है, जिसके 4 अलग अलग हिस्से होते हैं, जैसे कारेकल है, माहे है, इसके अलावा यानाम है और पुदुचेरी है। तो ये सब इसके हिस्से रहे हैं। इसी प्रकार से ब्रिटिश काल के अंदर और जो प्रिंसिपल नोड्स के रूप में बसाए गए नगर हैं, जिनमें मुंबई जो पहले बॉम्बे होता था, चेन्नई जो पहले मद्रास होता था, कोलकाता, ठीक है। तो ये सब भी ब्रिटिश काल के अंदर इनको दोबारा से डेवलप किया गया। तो कोलकाता जो है ये 1911 से पहले भारत की राजधानी भी रहा है, यानी ब्रिटिश काल में ये भारत की राजधानी रहा है 1911 तक, ठीक है। जो दिल्ली है, दिल्ली को राजधानी के रूप में डेवलप करना शुरू किया गया था 1905 में, ठीक है। तो यहाँ पर एक रास्ता भी है दिल्ली में जिसको हम बोलते हैं किंग्स वे कैंप। तो कभी जॉर्ज पंचम एक राजा हुआ करता था ब्रिटेन का, तो वो यहाँ पर आया था, तो उन्हीं के जिस रास्ते से वो गया, तो यानी उन्होंने दिल्ली की आधारशिला जब रखी, तो दिल्ली जो है ये कई बार बनी और बिछड़ी है, ठीक है। कई बार बसाई गई, कई बार उजड़ी है। जैसे महाभारत काल में भी है, पांडवप्रस्थ इसको कहा जाता था, इंद्रप्रस्थ इसको कहा जाता था। इसके अलावा शाहजहाँ जब राजा हुए तो शाहजहानाबाद इसको कहा गया, जो आजकल पुरानी दिल्ली है, जो लाल किला रेड फोर्ट के आसपास का एरिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग टाइम में इसका कभी विकास होता रहा। तो ये आप इसमें पढ़ेंगे, हालांकि आपसे इतना इतिहास तो इसमें नहीं पूछा जाएगा। तो इसके अलावा ब्रिटिशर ने कुछ और भी नगर बसाए थे, जो इसलिए बसाए गए थे कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के रूप में विकसित हो जाए। जैसे आप कहिए कोलकाता, इसी प्रकार से कुछ एक टाउन ऐसे बसाए गए थे जो हिली टाउन्स थे, जो समर रिसोर्ट हुआ करते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है, ब्रिटेन जो है वहाँ पर ठंडी जलवायु रहती है और वो उत्तर भारत के मैदानी भागों में नहीं रह सकते थे गर्मी के सीजन में। तो इसलिए उन्होंने हिली एरिया में, जो खासकर मध्य हिमालय है, उसमें बहुत सारे टाउन्स को डेवलप कराया। जैसे पालमपुर है हिमाचल प्रदेश में, इसके अलावा कुल्लू है, मनाली है, शिमला है, डलहौजी है, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड में मसूरी है, ठीक। तो वेस्ट बंगाल के पहाड़ी एरिया में दार्जिलिंग है। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो समर टाउन्स हैं, तो कसौली है इसमें हिमाचल में, ठीक है। तो इन सब को ब्रिटिश काल में ही एक हिल रिसोर्ट्स के रूप में डेवलप किया गया था। तो ये एक दौर रहा ब्रिटिश सरकार का, तो जिस समय भी भारत में बहुत सारे टाउन्स बसाए गए। इसके अलावा यदि हम आगे इतिहास में और आगे पढ़ते हैं, तो कुछ टाउन्स को मिलिट्री एरिया के रूप में भी विकसित किया गया था, ठीक है। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाएगा। तो जैसे जो सिटीज़ खासकर कैंट कंटोनमेंट एरिया कहलाता है, जैसे अम्बाला कैंट, जैसे जालंधर कैंट, जैसे हिसार कैंट, जैसे महू कैंट, बबीना कैंट, तो इस प्रकार के। तो कुछ नगर ऐसे भी थे जो बाद में मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण से विकसित हुए, जो 1850 के बाद जब औद्योगिकरण का युग हुआ तो तब वो डेवलप हुए। जैसे जमशेदपुर, अब जमशेदपुर जे.आर.डी. टाटा के द्वारा ये विकसित किया गया। इस यहाँ पर 1907 में फैक्ट्री लगाई गई थी टिस्को, ठीक है। उसके कारण से ये टिस्को की जो फैक्ट्री थी, ये 1912 में यहाँ से प्रोडक्शन शुरू हुआ, और धीरे धीरे ये जो जमशेदपुर है, यहाँ पर एक नाम होता था साकची, ठीक है। यहाँ पर साकची गांव होता था, साकची। ये उस ज़माने में बिहार में होता था, आजकल ये झारखंड में है, और आज ये एक पूरा बड़ा महानगर है, ठीक है। जमशेदपुर के नाम से या टाटा नगर के नाम से इसको जानते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे डेवलप हुए। कुछ शहरों को एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स के रूप में या एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर के रूप में विकसित किया गया। जैसे चंडीगढ़ एक प्लांट सिटी है, इसका पहले पेपर पे नक्शा बनाया गया, फिर इसको बसाया गया। भुवनेश्वर है ओडिशा की कैपिटल सिटी, गांधीनगर गुजरात की कैपिटल सिटी, दिसपुर आसाम की कैपिटल सिटी। तो ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पेपर में पूछेगा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स के एग्जाम्पल आप दीजिए।
ठीक है। इसी प्रकार से कुछ एक ऐसे भी शहर बसे जो इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में विकसित हुए, जैसे दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, सिंदरी पश्चिम बंगाल में है, जो सिंदरी जो ना ये झारखंड में है, पश्चिम बंगाल के बिल्कुल टच करता है। और यहाँ पर उर्वरक का कारखाना पूरे एशिया का सबसे बड़ा बरौनी बिहार में है, जहाँ पर सार्वजनिक सेक्टर की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी भी लगी हुई है, सरकारी क्षेत्र की। तो ये हैं। इसके अलावा कुछ एक टाउन को सैटेलाइट टाउन के रूप में विकसित हुए। ये आपसे पेपर में अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सैटेलाइट टाउन क्या होते हैं। सैटेलाइट टाउन क्या होते हैं कि मान लो एक ये कोई बड़ा नगर है, इसके चारों ओर कोई अन्य नगर विकसित हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं सैटेलाइट टाउन। जैसे दिल्ली एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया है, तो इसके पूर्व में नोएडा गाजियाबाद, इसके दक्षिण पूर्व में फरीदाबाद और गुड़गांव दक्षिण पश्चिम की ओर, इसके अलावा पश्चिम की ओर बहादुरगढ़ और उत्तर पश्चिम की ओर सोनीपत। तो ये इसके सैटेलाइट टाउन हैं, उपनगर इनको कह सकते हैं। ठीक है। जैसे इसमें दिया भी गया आपकी बुक में, गाजियाबाद, रोहतक, गुरुग्राम, ये दिल्ली के सैटेलाइट टाउन है। तो कभी कभी आपसे सैटेलाइट टाउन पूछेगा तो ध्यान रखेंगे आप, ये इस ढंग से बता देंगे। ठीक है। देन आता है अर्बनाइजेशन इन इंडिया। अब यहाँ पर आपसे पूछता है कि जो भारत के अंदर शहर हैं उनका नगरीकरण हुआ कैसे। तो ठीक है, वो तो इतिहास पूछ रहा था, हालांकि उसको और इसको आप थोड़ा बहुत मर्ज भी कर सकते हैं, ये आपके टैलेंट के ऊपर बात करती है आएगी। देन आता है नंबर 1 अर्बनाइजेशन। सबसे पहले तो आप बताएंगे कि अर्बनाइजेशन क्या होती है। अर्बनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई सेटलमेंट जो होती है वो धीरे धीरे एक अर्बन एग्लोमेरेशन के रूप में विकसित होती चली जाती है, यानी धीरे धीरे उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, उसका एरिया इंक्रीज हो जाता है, तो वो एक बस्ती जो है वो बड़ी नगरीय बस्ती के रूप में विकसित हो जाती है, और इस प्रकार से उसके डेवलपमेंट को हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। तो ये जो अर्बनाइजेशन का लेवल है इसको मापा जाता है परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन के आधार पर, टोटल पॉपुलेशन में से, कि यानी टोटल जनसंख्या में से कितनी जनसंख्या नगरों में रहती है। और भारत की अगर 2011 की सेंसस की बात करें तो 31.16% पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहती है, जो अभी भी क्वाइट लो है। यदि हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वहाँ पर मोर देन 90% पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहती है। हालांकि उसकी तुलना में हमारे देश में मोस्टली पॉपुलेशन आज भी गांव में रहती है। ठीक है, 68% के आसपास पॉपुलेशन हमारी आज भी गांव में रहती है, केवल लगभग 31% के आसपास जनसंख्या हमारी शहरों में रहती है। और ये जो है अर्बन पॉपुलेशन हमारे यहाँ पर धीरे धीरे इंक्रीज हुई है 20th सेंचुरी के दौरान। ठीक है, 18th सेंचुरी ऑनवर्ड कहिए या 19 और 20th सेंचुरी में ये इंक्रीज हुई है। धीरे धीरे कुछ नए टाउन विकसित भारत के अंदर हुए जिन्होंने महत्वपूर्ण रोल निभाया है अर्बन पॉपुलेशन को ग्रोथ कराने में। ठीक है, उनका इतिहास अभी ऊपर टेबल में दिया गया जिसको हम अभी थोड़ा पढ़ेंगे। तो खैर, जो अर्बनाइजेशन का रेट है ये स्लो रहा लास्ट 2 डिकेड्स के अंदर। ठीक है, तो धीरे धीरे हमारी जनसंख्या नगरों की ओर मोटिवेट हो रही है। तो एक बार हम इसको ही पढ़ लेते हैं टेबल को, उसके बाद इसको जब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ कई बार ये एक तो ये सीधा देखिए कि ये आपके लिए सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, नंबर 1 इसमें खासकर आप क्या पढ़ेंगे वो बता देता हूँ। नंबर 1 तो ईयर पढ़ लीजिए कि किस ईयर में, खासकर 1901 पढ़िए, 1951 पढ़िए। ठीक है, फिर 2001 और 2011, तो ये 4 सेंसस तो आप पढ़ ही लीजिए। 1901 में जो देश की कुल महानगर थे, नंबर ऑफ जो अर्बन एरिया थे, यूए का मतलब अर्बन एग्लोमेरेशन इनको बोला जाता है। ठीक है, वो 1827 थे। ये लगभग 1951 में हो जाते हैं, यानी आज़ादी के बाद 2843। 2001 में ये 5161 थे, 5161। ठीक है, 2011 में 6171, 6171 ये हो जाते हैं। ठीक है, और यदि हम इनकी परसेंटेज की बात करें तो ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो टोटल पॉपुलेशन, ये तो आपसे नॉर्मली नहीं पूछी जाएगी, केवल परसेंटेज आपसे पूछी जाएगी। तो परसेंटेज को आप सबको ध्यान रखिए कि कब कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन भारत में थी। ठीक है,
तो 1901 में 10.84%, 1951 में 17.29%, 2001 में 27.78% और 2011 में ये हो गई अब की डेट में 31.16%। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी जो 10 साल में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है। तो आप ये देखेंगे कि ये लगभग समान रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपसे वेरिएशन पूछ लेगा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में। हालांकि यदि यहाँ आप देखेंगे तो नॉर्मली आप ये वाला पॉइंट पढ़ के रखिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि जो सिटीज़ होती हैं उनका फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या होता है। फंक्शनल मीन्स यानी वो जो शहर है उसका मेन काम क्या है। तो मेन जो सर्विस है या मेन एक्टिविटी उस शहर की क्या है, तो इस आधार पर भी हम नगरों को ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला आएगा इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन यानी प्रशासनिक नगर, वे नगर जो मुख्य रूप से किसी न किसी स्टेट के या यूटी के वो हेडक्वार्टर के रूप में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो जैसे चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई, ये आप इनमें से कोई भी बताइए। या इनके अतिरिक्त हमारे पास 28 स्टेट हैं और 8 यूटीज़ हैं जिनके हेडक्वार्टर के रूप में भी आप यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे चंडीगढ़ जो है ये पंजाब और हरियाणा की कैपिटल सिटी है, खुद यूटी भी है। न्यू दिल्ली पूरे के पूरे देश की कैपिटल सिटी है। भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है। शिलोंग मेघालय की कैपिटल है। गुवाहाटी जो है ये कैपिटल सिटी तो नहीं है बट नॉर्थ ईस्ट का आसाम में एक महत्वपूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है। इम्फाल मणिपुर की कैपिटल है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। गांधीनगर जो है गुजरात की कैपिटल सिटी है। जयपुर जो है राजस्थान की कैपिटल सिटी है और तमिलनाडु की कैपिटल सिटी है चेन्नई। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसी प्रकार से कुछ शहर ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियल टाउन कहलाते हैं जिनका मुख्य कार्य औद्योगिक एक्टिविटी होता है। जैसे मुंबई ये कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया कहलाता है और भारत के महाराष्ट्र के अंदर है। इसके अलावा सेलम ये तमिलनाडु में है और इसका मेन काम है आयरन से रिलेटेड, आयरन इंडस्ट्री यहाँ पर लगी हुई है। कोयम्बटूर ये भी तमिलनाडु में है और कॉटन पॉलिश ऑफ तमिलनाडु कहलाता है। इसके अलावा मोदी नगर ये यूपी में है, दिल्ली यूपी नेशनल हाईवे पे। जमशेदपुर जो है ये झारखंड में है और यहाँ पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई है। हुगली जो है ये वेस्ट बंगाल में है और यहाँ की मेन एक्टिविटी जो होती है वो जूट इंडस्ट्री है। ठीक है, इसके अलावा भिलाई ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है ये और यहाँ की मेन एक्टिविटी जो होती है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल जिसको कहा जाता है उसका यहाँ पर आयरन कारखाना लगा हुआ है। देन आता है आपके ट्रांसपोर्ट सिटीज़ यानी वे शहर जो किसी न किसी रूप में ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज देते हैं। जैसे हमारे कांडला ये गुजरात में एक पोर्ट है। कोच्चि ये केरल में प्रमुख पोर्ट है। कोझिकोड ये भी केरला का प्रसिद्ध शहर है, ये बंदरगाह भी है। विशाखापट्टनम ये भारत के आंध्र प्रदेश में सेफेस्ट पोर्ट है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जो इनलैंड ट्रांसपोर्ट के हब के रूप में विकसित हुए शहर हैं। जैसे आगरा उत्तर प्रदेश में है, धुलिया। ठीक है, इसके अलावा मुगल सराय, इटारसी और कटनी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये प्रमुख जो शहर हैं भारत के ये ट्रांसपोर्ट सिटी के रूप में विकसित हुए हैं। इसी प्रकार से यदि हम बात करें नेक्स्ट है तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है कॉमर्शियल टाउन। तो कॉमर्शियल टाउन वे टाउन होते हैं जो जिनकी मुख्य एक्टिविटी ट्रेड होती है। ट्रेड एक्टिविटी यहाँ पर होती है। जैसे कोलकाता ये भारत के पूर्व में प्रमुख केंद्र रहा है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, सतना मध्य प्रदेश में ये प्रसिद्ध शहर हैं जो कॉमर्शियल टाउन के रूप में विकसित हुए हैं। देन है माइनिंग टाउन यानी जहाँ पर खनन मुख्य एक्टिविटी होती है। माइनिंग यानी जहाँ पर कोई ना कोई खनिज की खुदाई यहाँ पर की जाती है। खनिज, ठीक है, खनिजों की खुदाई यहाँ पर की जाती है। तो उस खनिज एक्टिविटी यहाँ पर की जाती है। जैसे रानीगंज ये वेस्ट बंगाल में कोयले के लिए प्रसिद्ध है। झरिया झारखंड में है, यहाँ पर कोयले की माइनिंग होती है। डिगबोई आसाम में है जहाँ से पेट्रोलियम की माइनिंग होती है। अंकलेश्वर गुजरात में है जहाँ से पेट्रोलियम निकलता है। सिंगरौली ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो यहाँ से भी कोयले की माइनिंग होती है। देन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा गैरिसन टाउन। गैरिसन टाउन पूछेगा या आपसे कंटोनमेंट टाउन पूछेगा। जो कंटोनमेंट टाउन होते हैं इन्हीं को गैरिसन टाउन भी कहा जाता है।
तो कंटोनमेंट टाउन वे होते हैं जिनकी मुख्य एक्टिविटी आर्मी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे अम्बाला कैंट हरियाणा में है, जालंधर कैंट पंजाब में है, मोहो कैंट ये महाराष्ट्र में है, बबीना मध्य प्रदेश में है, उधमपुर ये जम्मू कश्मीर में है। तो ये प्रसिद्ध गैरिसन टाउन है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें एजुकेशनल टाउन यानी वे नगर जिनका मुख्य कार्य शिक्षा से रिलेटेड होता है, जो एजुकेशनल हब रहे हैं, जैसे रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, इसके अलावा इलाहाबाद यानी प्रयागराज। कुछ ऐसे शहर हैं जो धार्मिक कारणों से या कल्चरल एक्टिविटी के कारण प्रसिद्ध हैं, जैसे वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, ये अलग अलग कारणों से प्रसिद्ध है। जैसे वाराणसी में गंगा का वो जो होता है, वाराणसी के घाट गंगा स्नान के लिए, मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि रही है, अमृतसर गोल्डन टेम्पल के लिए प्रसिद्ध है सिख धर्म से रिलेटेड, मदुरई जो है साउथ इंडिया का धार्मिक केंद्र है तमिलनाडु में, पुरी उड़ीसा में जगन्नाथपुरी जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है, अजमेर जो है ये वहाँ पर सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा पुष्कर जो है ये ब्रह्मा जी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तिरुपति आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, वेंकटेश्वर महाराज कहा जाता है उनको। कुरुक्षेत्र जो है ये यहाँ पर ब्रह्म सरोवर और गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया उसके लिए प्रसिद्ध है। हरिद्वार हर की पौड़ी पर गंगा स्नान के लिए प्रसिद्ध है। उज्जैन जो है ये महाकाल जो मंदिर है उसके लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से अलग अलग रिलीजियस एक्टिविटीज़ के कारण से ये शहर प्रसिद्ध हैं। देन आता है टूरिस्ट टाउन, यानी वे शहर जो टूरिज्म के कारण से विकसित हुए हैं, जैसे नैनीताल उत्तराखंड में है, मसूरी ये भी उत्तराखंड में है, शिमला हिमाचल प्रदेश में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, जोधपुर जिसको ब्लू सिटी भी कहते हैं उत्तर राजस्थान में है, जैसलमेर जो भारत के सबसे पश्चिम में जैसल सिंह जी महाराज के द्वारा बसाया गया एक हिस्टोरिकल किला भी यहाँ पर है। तो ये है उटक मंडलम जिसको ऊटी के नाम से जाना जाता है। ये साउथ इंडिया में जो वेस्टर्न घाट है कर्नाटका और ये अपना केरला उनके बॉर्डर के आसपास वहाँ पर है। ये माउंट आबू जो है ये 1722 मीटर ऊंची पहाड़ी एरिया है राजस्थान में, ठीक है। अरावली का हाईएस्ट पीक है ये। तो ये दिलवाड़ा जैन मंदिर उनके लिए भी प्रसिद्ध है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ का, ठीक है, राजस्थान का। इसके अलावा बहुत और सारे भी शहर रहे हैं जो किसी न किसी डायनेमिक नेचर के कारण से या किसी न किसी फंक्शन के कारण पर प्रसिद्ध रहते हैं, ठीक है। कोई इंडस्ट्रियल हब है तो कोई बिजनेस का हब है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है तो कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए फेमस है। तो इस प्रकार से हम किसी भी एक शहर को हालांकि एक ही कैटेगरी में नहीं रख सकते, एक ही शहर अलग अलग कार्य करता है। जैसे वाराणसी है या हरिद्वार है या वही आपका कुरुक्षेत्र है, तो ये केवल और केवल ये एजुकेशनल या रिलीजियस सेंटर नहीं है, ये एजुकेशन के हब भी हैं। यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी होती हैं। शहर के एक कोने में रेजिडेंशियल एरिया होता है, दूसरे किसी एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया होता है। तो इसलिए हम एक सिंगल फंक्शन वाले सिटीज़ की कल्पना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर देखा जाता है कि उस नगर की मेन एक्टिविटी क्या है, तो उसके आधार पर हम उस नगर को उस कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पर छोटा सा आपके लिए एडिशनल क्वेश्चन है, वो है स्मार्ट सिटी मिशन। ये सरकार के द्वारा चलाया गया जो हमारे शहर हैं उनको स्मार्ट करने के लिए, यानी उनको थोड़ा प्रमोट करने के लिए कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो जाए, वो शहर क्लीन रहे और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ध्यान दें। तो पिछले कुछ एक वर्षों से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन उसको इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट या स्मार्ट सिटी मिशन। तो इसके आधार पर वहाँ की जो प्रशासन होता है, वहाँ की जो सोसाइटीज़ होती हैं, वहाँ की जो पीपल्स होते हैं, वो अपने शहर को साफ़ सुथरा स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस मिशन के तहत बहुत सारे जैसे 100 स्मार्ट सिटी बनाने की सरकार की परिकल्पना है, उनका मिशन है, जिसमें पिछले 2-3 सालों से मध्य प्रदेश का इंदौर जो है वो सबसे क्लीन सिटी के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और दूसरे शहरों को भी और वहाँ की जनता को भी मोटिवेट कर रहा है कि जिस प्रकार से इंदौर शहर ने अपने आप को साफ़ सुथरा स्वच्छ बनाया है, तो बाकी के जो शहर हैं वो भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव
कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपसे था चैप्टर। यहाँ कुछ क्वेश्चन है MCQ, जैसे इसमें आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि नोट में तो नो में तो नहीं पूछा गया, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा एक शहर है जो रिवर के किनारे पर नहीं है। तो इनमें से भोपाल नहीं है, ये एक लेक के किनारे पर है। ठीक है, ये लेक के किनारे पर है जिसे अपर लेक या अपर लेक कहा जाता है। आगरा जो है ये यमुना के किनारे पर है। ठीक है, जो पटना है ये गंगा के किनारे पर है, और कोलकाता जो है ये हुगली के किनारे पर है, हुगली रिवर। तो ये लेक के किनारे पर है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सा एक सिटी की डेफिनेशन में नहीं आता है। देखो कहता है पॉपुलेशन डेंसिटी 400% होने चाहिए, ये सही है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यहाँ पर होना चाहिए, ये भी सही है। ये कह रहा है कि मोर देन 75% पॉपुलेशन इंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटी, ये गलत है। यहाँ पर सेकेंडरी आना था, उसने जानबूझ के प्राइमरी लिख दिया। पॉपुलेशन साइज मोर देन 5000%, ये भी सही है। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर नो में पूछा, नो में, तो नो में ये आएगा। यहाँ पर प्राइमरी की बजाय सेकेंडरी होता तो ये डेफिनेशन सही होती। नेक्स्ट आपसे पूछता है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट डज नॉट एक्सपेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द डिस्पर्स रूरल सेटलमेंट। इनमें से किस एक में, ठीक है, डिस्पर्स सेटलमेंट की उम्मीद नहीं की जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट डज वन एक्सपेक्ट टू प्रेजेंस ऑफ द डिस्पर्स्ड। तो इसमें से किस एक में डिस्पर्स सेटलमेंट की एक्सपेक्टेशन रहेगी। तो देखो एलुवियल प्लेन गंगा, अराइड सेमी अराइड रीजन राजस्थान, लो वैली ऑफ हिमालय, फॉरेस्ट हिल इन द नॉर्थ ईस्ट। देखो ये तीनों तो एक कैटेगरी के हो गए। यहाँ पर डिस्पर्स सेटलमेंट होगी, इसमें नहीं होगी एलुवियल। तो इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट डज, यहाँ पर नोट आना चाहिए था, डज नॉट कहिए या वन एक्सपेक्ट टू प्रेजेंस ऑफ द डिस्पर्स सेटलमेंट। इनमें से किसी एक में, यानी उसने एक्सपेक्ट कह दिया या नोट कह लो, मैंने नोट लिख दिया है तो आप सीधा ये भी कहिए। तो ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इनमें से एलुवियल प्लेन में डिस्पर्स सेटलमेंट नहीं होंगी, यहाँ पर सेटलमेंट होंगी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। ठीक है, तो ये आपका था चैप्टर। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे लिखिए। ठीक है, क्लास में भी आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्विकली आप इसको रिवाइज करिए, बहुत अच्छा चैप्टर है। और इसमें से ऐसे टाइप जो क्वेश्चन आएंगे वो हिस्टोरिकल टाउन्स और फंक्शनल टाउन्स ये आएंगे। बाकी के सारे क्वेश्चन आपके इसमें से छोटे क्वेश्चन के रूप में आने वाले हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।